Welcome in Babita Science classes. In this video, I will explain you chapter 5, the fundamental unit of life of class 9 science NCERT in हिंदी. हाँ बच्चों, ये जो चैप्टर आपका है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ये. पहले पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक जो 1665 में उन्होंने सेल का डिस्कवर किया था. और उन्होंने किस तरह से सेल का डिस्कवर किया था. पेड़ का जो आउटर कवरिंग स्टेम्स होता है, ओके, उसको हम लोग बार्क कहते हैं. ओके, आउटर कवरिंग क्या होता है? बार्क होता है, BARK. इनसाइड द बार्क, ओके, कॉर्क इज ए प्रेजेंट विच इज़ कॉर्क प्रेजेंट होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग होता है. ओके, और ये बहुत कॉर्क जो होता है इंसुलेटर भी होता है. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने स्लाइड बनाया कॉर्क का उन्होंने कैसे स्लाइड बनाया. उन्होंने एक स्लाइड लिया, छोटा सा पीस कॉर्क का यहाँ पर डाला और कुछ उन्होंने ग्लिसरीन और सैफरनिन सोल्यूशन डाला. फिर इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर कवर स्लिप डाल दिया. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उनको ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको मिला. और उन्होंने कहा कि ये क्या है, सेल है. ठीक है, और लैटिन वर्ड में अगर सेल का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है लिटिल रोम. ओके, ये जो सेल होता है बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही यूज़फुल है. तभी हम सेल को क्या कहते हैं, द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ. ठीक है, क्योंकि सेल ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे शरीर में करता है. और जो हमारा बॉडी होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है तो उसको हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं. ठीक है, और टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है. ठीक है, ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में और हमारे लाइफ में. ओके, लेट्स आगे चलते हैं. 5.1 डेट इज़ व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ. स्टूडेंट्स, यू नो, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो किसका बना हुआ है, सेल्स का ही बना हुआ है. इन्होंने कैसे प्रूव किया, इन्होंने प्रूव किया ओनियन लेके. ये एक्टिविटी है ओनियन का. जब आप ये ओनियन का आउटर कवरिंग आप जब निकालेंगे, इसे जिसको हम लोग छिलका कहते हैं, ठीक है, उसकी छिलका निकालने के बाद जो पिंकिश एंड रेडिश कलर में होता है, उसके ऊपर देखना थिन एक वाइट लेयर का एक सेल्स वाइट लेयर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इस वाइट लेयर को लेके फिर से आपको स्लाइड बनाना है. करना क्या है आपको, यहाँ पर ये आप स्लाइड ले लीजिए और वो जो थिन लेयर है, ठीक है, उस थिन लेयर को स्मॉल पीस लेना है. ठीक है, पहले थिन लेयर को, उसको पैटी डिश, इसे हम लोग पैटी डिश बोलते हैं, उस थिन लेयर को इसके अंदर डाल दो. इसमें इसलिए हम लोग डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं इसलिए कि ये जो आपका थिन लेयर है वो फोल्डेबल ना हो, फोल्ड ना हो, सिकुड़े ना हो. ठीक है, और ड्राई ना हो. ठीक है, और ब्रश की हेल्प से आप इस थिन लेयर को इस स्लाइड के ऊपर रखो. ठीक है, सेम थिंग हेयर. फिर इसके बाद कुछ ड्रॉप इस पर ग्लिसरीन का डाल दो. ग्लिसरीन हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि उसके जो सेल्स है वो लुब्रिकेट रहे और इसके अंदर जिसके सेल्स है वो ड्राई ना हो. ठीक है, इसके बाद आप कवर स्लिप इसके ऊपर डाल दो. जब आप कवर स्लिप डाल दोगे तो तब तुमको इस तरह के सेल्स दिखाई देंगे. ठीक है, ये देखो सेल्स ऑफ ए ओनियन पील. तो आपने देखा यहाँ पर जो हनी कॉम्ब का सेल्स था वो इस तरह से था. ठीक है, हेक्सागोनल शेप में था. यहाँ पर थोड़ा सेल का जो शेप है वो चेंज हो गया. तो ये जो सेल का शेप है ये हमारा ओनियन का सेल शेप है. ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर. और ये देखो ये माइक्रोस्कोप है. ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है. दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं. दिस वन इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप.
ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम मैग्नीफाइड कर सकते हो, ठीक है, बड़ा बड़ा चीज़ तुम देख सकते हो, इमेज क्लियर आता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब किसी भी स्लाइड को देखो तो उसमें जो तुम्हारे सेल्स हैं वो लाइव दिखाई देंगे, और वो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करता है, ठीक है। इसमें इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट माइक्रोस्कोप भी कहलाता है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लाइट यू कैन सी एनीथिंग, ओके, इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। चलो फिर आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर ये जो है सेल्स ऑफ ओनियन पील है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बता दिया। तो इसके बाद जो है ये बोल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, ये तो स्ट्रक्चर हमारा सेल्स का ही है ना, डिफरेंट, और सभी के जो सेल्स के जो साइजेस है वो तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट है, एक जैसे कहीं पर भी नहीं है। अब इसी वजह से जो सेल्स है हम कहते हैं कि जो सेल्स है वो बिल्डिंग यूनिट्स है ओनियन बल्ब का, ठीक है। क्योंकि ओनियन बल्ब जो है, ओनियन बल्ब इसलिए बोला गया है क्योंकि स्वेलिंग पार्ट में होता है। ओनियन बल्ब को इसलिए ओनियन बल्ब इसलिए बोला क्योंकि स्वेल्ड होता है, ठीक है, फुला फुला सा होता है। और ये भी किसका बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो ओनियन बल्ब है उसका यूनिट क्या है, सेल्स है, सेल से ही बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से ह्यूमन बींग्स भी क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स भी सेल से ही बने हुए हैं। सिर्फ ये ओनियन ही नहीं, ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि सेल्स के ही बने होते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल्स जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है किसने किसने क्या डिस्कवर किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैंने पहले बता दिया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स का डिस्कवरी किया है, ठीक है। और लियोन हुक ने उन्होंने लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था, जो कि काफ़ी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था। रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था तो वो इम्प्रूव नहीं था, वो पहले टाइम का प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। लेकिन जब उन्होंने लियोन हुक ने जब लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, ठीक है। और ये फ्री लिविंग सेल्स उन्होंने कहाँ से लिए थे, पॉन्ड वाटर से लिए थे। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आज ये पुरकंजी ने क्या 1839 में किया, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म्स दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरह का फ्लूइड है, लिक्विड होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कम्बिनेशन होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का, जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसका टर्म जो पड़ा प्रोटोप्लाज्म, और इन्होंने किस साइंटिस्ट ने दिया, पुरकंजी इन 1839 में दिया। इसके बाद आइए स्टूडेंट यहाँ पे सेल थ्योरी में, ठीक है, सेल थ्योरी भी किन्होंने दिया। सेल थ्योरी तो हमारे प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स के बने हुए हैं। तो सचलेडन 1838 एंड सचवान 1839 में इन्होंने सेल्स थ्योरी को दिया, जिन्होंने उन्हें बताया कि जो हमारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, ठीक है। और सेल्स थ्योरी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया। फिर इसके बाद वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने भी यही सजेस्ट किया कि जो सेल्स आते हैं वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। जैसे न्यू सेल्स जो हमारे बनते हैं, जैसे न्यू सेल्स बने, ठीक है। बट ये न्यू सेल्स आए कहाँ से, पुराने सेल्स, ओल्ड सेल्स से आए। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ये हो गया, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स बनते हैं। ये वर्च्यू जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया। फिर इसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी डिस्कवर हुआ। तो इस तरह से सारी सेल्स के बारे में डिस्कवरी हुई, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सेल्स के अंदर जो होते हैं कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। अब यहाँ पे ये भी पता चलता है
कि माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने से उन्हें जो हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं वो हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एमीबा है। एमीबा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होता है, जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी इन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनको दो में बांटा गया है। एक यूनिसेलुलर में बांटा गया है एंड मल्टी सेलुलर में बांटा गया है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से, सिर्फ एक सेल से बनते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मैनी सेल से बनते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यूनिसेलुलर में हमने एग्जांपल देखा है, एमीबा है, क्लैडोमोनस है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। दूसरे साइड हमारा आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल से नहीं मैनी सेल से बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपका ह्यूमन बींग्स भी आ जाता है, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आ रहा है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, हाउ? यस, तो सेल्स जो होते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल से ही अराइज हुए हैं। ये सेल्स आगे चल के डिवाइड होते हैं और अपने जैसे ही सेल्स देते हैं। ठीक है, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑल सारे के सेल्स कहाँ से आते हैं, कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। चलिए एक्टिविटी 5.2 देखते हैं। 5.2 एक्टिविटी में ये बोल रहे हैं कि we can try preparing temporary mounds of a leaf, peels, tips of roots of onion or even peels of a onion। ये बोले हमने इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया, हमने लीफ पील, हाँ, लीफ का जो छिलका था या लीफ का टुकड़ा था, फिर रूट्स का, फिर ओनियन का, इन सब का हमने बनाया। ठीक है, स्लाइड्स बनाया। हमने क्या देखा, पहले इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या सारे सेल्स एक जैसे थे, तो नहीं, एक जैसे सेल्स का शेप एंड साइज नहीं था। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या इनका स्ट्रक्चर सेम था? नहीं, तो उनका शेप एंड साइज भी सेम नहीं था, स्ट्रक्चर भी सेम नहीं था। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी? यस, ये बोल रहे हैं कि अगर प्लांट बॉडी के हम डिफरेंट सेल्स अगर पार्ट्स का लेते हैं तो क्या उसमें जो डिफरेंसेस होंगे सेल्स में, तो हाँ होंगे। तो व्हाट सिमिलैरिटीज कुड बी फाइंड, हमें फिर सिमिलैरिटीज हमको क्या मिलता है? सिमिलैरिटीज हमको ये मिलता है कि सभी में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, एंड न्यूक्लियस मिलेगा, फिर उसमें साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। ठीक है, अदर ऑर्गेनेल्स भी मिलेगा उसमें। तो चलो यहाँ पे ये तो हो गया। फिर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स का बताया हुआ, वेरियस सेल्स का, ये हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। ये देखो स्मूथ मसल सेल्स, हमारा जो मसल सेल्स होता है वो दो तरह का होता है, वॉलंटरी होता है, नॉन वॉलंटरी होता है, ये आगे चैप्टर में पढ़ोगी। ये देखो इसका स्मूथ मसल सेल्स का डायग्राम इस तरह से है, ब्लड सेल्स का डायग्राम ये है। फिर नर्व सेल जो हमारा पीछे, इसको हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये तुम्हारा ओवम का सेल्स है। ठीक है, ये बोन ऑफ हड्डी का ये सेल्स है, स्पर्म का ये सेल्स है, और फैट सेल्स ये है। अब आपके पास जो इतने सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो इतने सारे सेल्स है, क्या सारे के सारे सेल्स जो हमारे क्या एक जैसे हैं? नहीं, हमारे सारे सेल्स एक जैसे नहीं हैं, सारे के सारे सेल्स यहाँ पर डिफरेंट दिख रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और इनका शेप भी डिफरेंट है। तो ये हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो एक जैसे नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। यस, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एमीबा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट वो सारे के सारे वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक ही सेल्स होते हैं और उनका जो शेप होता है वो फिक्स शेप नहीं होता है,
बट हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनकी फिक्स शेप्स होता है, जैसे कि नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स है टिपिकल सेल्स। नर्व सेल्स को हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे नर्व सेल से ही बना होता है, और ये कह सकते हैं कि फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए नर्व सेल्स किसका है, हमारे नर्वस सिस्टम का है। इसके आगे चलते हैं, इस पैराग्राफ में ये क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग फॉर्म्स। ये बता रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन, जो सेल्स है, चाहे सिंगुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर में हो, वो बहुत ही अच्छा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर वो सिंगल है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा यूनिसेलुलर एक ही सेल से बना है, लेकिन वो सारे का सारा उसमें फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे खाना इनटेकिंग करना, ठीक है, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, डिफ्यूज़न करना, वो सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाइए, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है एक सेल, है ना, वहाँ तो बहुत सारे मल्टीपल सेल्स है, मैनी सेल्स हैं। तो जो मैनी सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो सारे सेल्स जो हमारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों लेबर कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सेल्स है, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाए, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाए, तो वो ऑर्गन्स बना के वो पार्ट्स बनाए ना, तो यहाँ पर देखिए सारे पार्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं बताती हूँ कि जैसे हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट का फंक्शन क्या हुआ, पंप ब्लड करना, तो करता है। स्टोमक हमारा एक ऑर्गन है, उसका क्या काम है, खाना को डाइजेस्ट करना है, तो वो करता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम इसको डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बनता भी है, व्हाट इज द डिवीज़न ऑफ लेबर, इवन वो सिंगल सेल्स में भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके आगे लिखे हैं, इनफैक्ट ईच सच सेल्स हैज़ अ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इट नॉन एज अ सेल ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेल ऑर्गेनिल्स, ये हमारा सेल्स है। सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिल स्टूडेंट्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो सेल्स के अंदर पर प्रेजेंट होते हैं और वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सेल अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करता है ये ऑर्गेनिल के थ्रू करता है, जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, कि सारे के सारे इसके अंदर इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सेल्स होता है वो सेल ऑर्गेनिल्स के हेल्प से वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखिए, ईच काइंड ऑफ अ सेल ऑर्गेनिल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग अ न्यू मटेरियल इन द सेल्स, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारे जो ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारे नए नए चीज़ें बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं और न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिल्स। देन स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स ऑर्गेनिल्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, और इसके बिना सेल्स जो है अकेला कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सेल्स ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं, तभी सेल्स जाके फंक्शन करता है। अब देखो, हमारे ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लीवर है, किडनी, स्टोमक, हार्ट। उसी तरह से जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर ये ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये ऑर्गन ऑर्गेनिल्स में दोनों में अंतर ये है कि ऑर्गेनिल्स जो है हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, और जिसका साइज़ होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बट ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में
after doing the operation or anything, then we can see easily the organ of our बॉडी पार्ट्स. और कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. एक्सटर्नल ऑर्गन्स तो आपको ऐसे ही दिख जाता है ICS नोट्स, बट इंटरनल ऑर्गन्स के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन वी कैन सी इट. तो ये आपका ऑर्गेनिल्स है जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये क्वेश्चन आंसर दे रखा है स्टूडेंट, इसको आप ट्राई कीजिएगा. फिर नेक्स्ट है 5.2, व्हाट इज द सेल्स मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल. स्टूडेंट्स इस ये जो आपका है 5.2, इसमें बताया कि सेल किन चीज़ों से बना हुआ है. स्टूडेंट यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ रही है. सेल्स जो बना है खास 3 चीज़ों से बने हैं जो कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, सी हियर सेल स्ट्रक्चर जो सेल्स को होता है, शेप उसका सबका एक जैसा नहीं होता है, बट ये 3 चीज़ों से बनता है. ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. और इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. तो 3 पार्ट को इन्होंने बताया जो कि सेल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. और ये देखो सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया. तो न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये लिक्विड प्रेजेंट होता है ये लिविंग होता है. इससे एकदम थिक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है. इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म. इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. स्टूडेंट, ये हमारा जो 3 पार्ट है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये सेल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, और ये सारे जो हैं, जो इसकी जो पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. पहला जो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे 5.2.1 में. ठीक है, तो 5.21 में देखो इसमें क्या बताया हुआ है. जैसे मैंने बताया है स्ट्रक्चर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उस पर शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है. ये हमारा सेल है. ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो सेल के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये हमारा आउटर कवरिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो मैंने क्या नाम बताया था, साइटोप्लाज्म बताया था. ठीक है, साइटोप्लाज्म बताया था. और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस है. अब देखिए प्लाज्मा, यहाँ तो बात चल रहा है, टॉपिक जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो मैंने लेबलिंग कर दिया है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो होता है ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है. ठीक है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अब ये क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं. तो हम लोग इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड चीज़ को ही अंदर आने देता है और सिलेक्टेड चीज़ को ये ही बाहर जाने देता है. ये 2 चीज़ों को अंदर आने जाने देता है, एक तो है गैस और दूसरा है वाटर. इसी कारण से इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. दूसरा सच स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनता है. किससे बनता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनता है. और इसीलिए इसको हम लोग जो कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 2 चीज़ प्रोसेस आता है. एक प्रोसेस आता है डिफ्यूजन प्रोसेस आता है और दूसरा प्रोसेस क्या आता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस आता है. तो स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रोसेस तो तीनों चीज़ों में आता है, सॉलिड में भी आता है, लिक्विड में भी आता है और गैस में भी आता है. बट डिफ्यूजन प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबली ये गैस में ज़्यादा काम करता है.
ठीक है। तो गैस में काम करता है तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस से ही वो करता है। और दूसरा है एक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो सेम जस्ट लाइक अ डिफ्यूजन प्रोसेस की तरह ही है, ठीक है। आगे यहाँ पर है, यहाँ पर diffusion process and another is a osmosis process. You see here, this one is a osmosis process. Let's see here what they want to say. In this paragraph they want to say that now this is your cell, okay. Now concentration of like here written, as soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside the cells, whereas yes we know that the concentration means मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड का है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन कार्बन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स out of the cell from a region of a high concentration to region of a lower concentration outside the soil by the process of a diffusion. ये बोलेंगे जो सेल्स के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। मतलब यहाँ पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है तो भारी से ये कम मात्रा में बाहर निकलेगा। इसमें जो प्रोसेस लगेगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस लगेगा। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर, एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ द सेल, बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सेल से बाहर निकलता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन। बट हाई कंसंट्रेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो सेल्स के अंदर ज़्यादा है टू अ रीजन ऑफ ए लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय अ प्रोसेस ऑफ अ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। सेम थिंग है यहाँ पर इन्होंने फिर ऑक्सीजन का भी बताया है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। ऑक्सीजन तो सेल के अंदर जा रहा नहीं होगा ना, ऑक्सीजन तो बाहर सेल के होता है जा रहा। तो यहाँ पर भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो किसके कारण होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होगा। तो इस तरह से डिफ्यूजन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस एक्सचेंज करने में, ठीक है, बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेम थिंग जैसे गैस काम कर रहा है उसी तरह से वाटर भी ऑपरे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाता है और बाहर निकलता है। इसमें जो प्रोसेस लगता है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। देन ऑस्मोसिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू योर वाटर से ये रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऑस्मोसिस के बारे में बताया हुआ है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन द वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार ये बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस के इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ऑस्मोसिस को दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। एक है एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है, और दूसरा है एक्सो। इन्होंने ये टर्म तुम आपके बुक में नहीं दे रखा है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये सेंटेंस में बताया है उन्होंने लेकिन टर्म नहीं दिया है। ये है एंडो ऑस्मोसिस, ये है एक्सो ऑस्मोसिस। ये स्क्रीन पर ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ बट आप लोग ध्यान से सुन लो, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब इनसाइड होता है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर निकलना। एंडो मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ जाना। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस वर्ड तो हमारा वाटर से रिलेटेड है ना, तो वाटर से रिलेटेड है। तो जब सेल से बाहर वाटर निकलता है तो हम उसको एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब सेल के अंदर पानी जाता है, वाटर जाता है, तो उसको हम लोग एंडो ऑस्मोसिस
कहते हैं। ये दो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो, यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, इन्होंने 3 तरह का सॉल्यूशन बताया हुआ है। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताया है, एक बताया आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया है, और तीसरा क्या बताया है इन्होंने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बताया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, आपको मैं बता दूँ। सपोज करो ये कंटेनर है, ये हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में पानी इतना है, ठीक है, इतना हमने लेवल पानी का डाला हुआ है। इसके अंदर हमने एक किशमिश डाली है, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, किशमिश के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और उसकी जो सराउंडिंग मीडियम है, जो इसके आसपास जो पानी है वो कितना, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं, यहाँ पे देखिए, व्हेन द इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका किशमिश है, इफ ये है मीडियम, जो पानी का मैंने ये बनाया ना, ये मीडियम है, ठीक है। तो ये मीडियम जो है वो सेल के चारों तरफ प्रेजेंट है, लेकिन अब ये जो मीडियम है, ये वाटर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है सेल के कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, meaning that outside solution is a very dilute, the cell will gain water by osmosis. तो अब ये जो सेल्स है इस मीडियम में है, जिसका मीडियम में पानी बहुत है। अब ये जो सेल है वो चारों तरफ से पानी को एब्जॉर्व करेगा, चारों तरफ से पानी एब्जॉर्व करने पर क्या होगा, जितना पानी एब्जॉर्व होगा उतना निकालेगा भी, बट ये तो सेल तो पानी के अंदर है, इसका जो मीडियम है, इसकी सराउंडिंग मीडियम है, उसमें तो पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये सेल क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा, साइज इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिस वन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखो, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसे, आइसो वर्ड मतलब होता है सेम, ठीक है। ये वाटर है और ये हमारा किशमिश है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जितना पानी इस किशमिश के अंदर प्रेजेंट है उतना ही पानी बाहर भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम साइज ही रह जाएगा। जितना पानी बाहर जा रहा है उतना पानी बाहर निकल भी रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ तो इक्वली हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, इसको हम लोग, देयर विल बी नो नेट मोमेंट, कोई मोमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ तो पानी सेम ही है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और ये भी जो पानी अंदर जा रहा है, ये निकल रहा है, इसमें भी हमारा कौन सा प्रोसेस लगता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस लगता है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं कि अगर ये आपका सेल है, एक मिनट, ये आपका कंटेनर है और ये आपका सेल है, ठीक है। तो सेल्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट एज़ कंपेयर टू दिस सेल, इस सेल की अगर हम कंपैरिजन करें, इसके वाटर से कंपैरिजन करें, तो इसके आउटसाइड मीडियम में बहुत थोड़ा पानी है, बहुत थोड़ा पानी है, ठीक है। सी देखो यहाँ पर, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, देन द सेल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसके अंदर भी पानी जो जाएगा और निकलेगा तो वो किस प्रोसेस से होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस से होगा, और होने से क्या होगा, ये सेल जो होगा आपका श्रिंक कर जाएगा, द सेल विल श्रिंक, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 3 चीज़ बताया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नेम के अकॉर्डिंग ही है, इसमें कोई टफ नहीं है। अनदर थिंग, इन्होंने प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में बताया हुआ है। ये हम आपको, ये जो बात है अभी हम आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या है। पहले हम ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इस एक्टिविटी को उन्होंने क्या है कि एक्टिविटी 5.3 है कि ऑस्मोसिस विद इन, मतलब कि
जो उसका जो सेल्स है, अंडे का जो शेल्स है, वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने के बाद उसका जो शेल्स है वो सारे के सारे निकल जाएंगे, क्योंकि जो उसका शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि उस जो अंडा है उसको पानी के अंदर डाल दो। ये हमने पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, और ये आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मीन्स वाटर कंसनट्रेशन जो है आपका यहाँ पर जा रहा है। तो क्या होगा, वाटर कंसनट्रेशन जा रहा हो तो ये अंडा आपका स्वेलअप हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा ना, फूल जाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि प्लेस अ सिमिलर डी शेल एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। अब ये बोले कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन बोल रहे हैं, ये फिर से बोल रहे कि अंडा लो और यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन डाल दो। सॉल्ट सोल्यूशन डालने के बाद इसके अंदर अंडा डाल दो। अब सॉल्ट क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है, और तुमको भी सभी को पता है कि सॉल्ट जो वाटर को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है, एक्सो ऑस्मोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जब ये अंडे को सॉल्ट सोल्यूशन में डाला जाएगा तो इसके जो शेल्स होंगे श्रिंक होने लग जाएंगे अंदर, और इसकी जो पानी है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में क्या होगा कि एग श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट सोल्यूशन इज़ अ मोर कंसनट्रेटेड। सॉल्ट सोल्यूशन में अगर हम कुछ भी डालते तो श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल में बता रही हूँ, जैसे आम का पिकल्स, आम का अचार बनाते हैं तो हम उसमें जब नमक हल्दी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें से आम में से पानी निकलने लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर पानी बाहर निकल रहा है तो वो क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस। और ये अंडे के अंदर पानी गया तो वहाँ पर क्या प्रोसेस हो गया, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है। इन्होंने ये सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं कि अगर पानी के अंदर कोई भी सेल्स डालोगे तो स्वेल कर जाएगा, अगर उसको सॉल्ट सोल्यूशन में डालोगे या शुगर सोल्यूशन में डालोगे तो उसके जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और वो फिर स्मॉल इन साइज में हो जाता है और वाटर बाहर आ जाता है। नाउ 5.4 में इन्होंने क्या कहा है कि चलो जी, फिर से इन्होंने रेजिन्स का वर्ड लिया, किसमिस का लिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि उसको पानी के अंदर डाल दो और शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट में डाल दो। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो वो स्वेलअप होगा। ठीक है, वो पहले फूलेगा। ठीक है, जो जो हमने इसमें डाला हुआ है। फिर क्या होगा, व्हेन प्लेस्ड इन द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इट लूजेस वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक। फिर अगर हम सेम रीजन्स को सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर। फिर उन्होंने ये बात यहाँ पर बोला है, इस पैराग्राफ में बोलें कि यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं और मोस्ट प्लांट्स हैज टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। हाँ, ये हमको पता है कि जो जैसे एमीबा है, ठीक है, और प्लांट सेल से एब्जॉर्ब वाटर करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस लगता है, यहाँ पर हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस लगता है। डिफ्यूजन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, गैसेस के अलावा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है स्टूडेंट्स और वाटर भी होता है, बट उसके अंदर प्लांट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं। वहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाना, निकालना, सेल्स के अंदर डालना, तो उसके लिए उनको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। नाउ यहाँ पर आ जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, और मैंने बताया था कि किसका बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का ये बना होता है। ठीक है, और इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो हमको देखना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। चलिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables the cell to engulf in the food and other material from its external environment। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल एमीबा का दिया है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एमीबा जो है उसका जो आउटर कवरिंग बॉडी है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण वो आउटर साइड जो अपना फूड पार्टिकल्स को बहुत इजीली कैप्चर करके वो अपनी बॉडी के अंदर ले आता है। उस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। चलो हम डायग्राम के साथ समझते हैं। ये एमीबा का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये एमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर शेप में होता है।
अब ये क्या होता है कि जैसे उसका प्रे यहाँ पर आया, ठीक है, अब इसको कैप्चर करना है, तो ये जो सीडोपोडिया, इसकी जो ऑटो कवरिंग होता है, इसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। और सीडोपोडिया हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इन कैचिंग द प्रे, ठीक है। तो अब ये सीडोपोडिया क्या करेगा ना, ऐसे अपने आप को एकदम इंक्लोज कर लेगा, एकदम पास लाके इस तरह से बना लेता है, जो कि एमीबा के अंदर ये फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा एमीबा का, लाइक दिस, ओके। अब जो उसने सीडोपोडिया को एकदम क्लोज कर लिया था, इसने फिर फूड वैक्यूल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इसने एंडोप्लेयर को अंदर लिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। ये भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के, एमीबा जो होता है वो खाना जो अंदर की तरफ लेता है वो किस तरह से लेता है, किस प्रोसेस से लेता है, तो वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन यहाँ पे एक्टिविटी है, आप जाओ यहाँ पर सेल वॉल है स्टूडेंट्स। हाँ, सेल वॉल जो मैंने कहा था वो आप, ये जो लाइन जो मैंने कहा था यहाँ पर कि हम आपको बाद में समझाएंगे। What will happen if you put an animal cells or plant cells into a solution of sugar or salt solution water? चलिए अब यहाँ पर टाइम आ गया समझाने का। ये हमारा सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जैसे सेल होता है तो सेल की आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक और लेयर होता है जो कि बहुत टफ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। और ये सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल्स किसका बना होता है, ये सेल्स बना होता है सेलुलोज का। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ए सेलुलोज, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, सेलुलोज का फंक्शन ये होता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, ये एक ताकत प्रोवाइड करता है, सेल्स को हार्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर कोई लिविंग प्लांट सेल्स है, वाटर को बाहर लूज करता है, वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है, तो उसको हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया था, आम है, आम के टुकड़े को या तो सॉल्ट सोल्यूशन में उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लगा दो, ठीक है, तो उसमें सॉल्ट लगाने के बाद क्या होता है, उसमें से पानी बाहर निकलने लग जाता है। इट मीन्स सेल से पानी बाहर निकल रहा है और जो आम है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर गया, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस वर्ड देंगे। तो वो जो मैंने कहा था प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि एक पैटी डिश ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए आप, एक में प्लांट सेल्स डालिए, एक में एनिमल सेल डालिए और 5-6 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये वाटर है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो वाटर कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि ये जो सेल है ये हमारा क्या था, प्लांट सेल्स था, और ये क्या हमारा एनिमल सेल्स है। 5 और 6 आवर्स के आवर्स में ये स्वेल अप हो जाएंगे, फूल गए, ठीक है सेल। लेकिन ये जो एनिमल सेल्स है वो बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है, बट ये प्लांट सेल फूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे देखिए एक्टिविटी 5.6 बोल रहा है, उन्होंने रोयो लीफ का एग्जाम्पल लिया है। इन रोयो लीफ में इन्होंने बोला है कि रोयो लीफ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि 2 कलर्स में आते हैं, ये आगे ग्रीन कलर में होता है, उसका जो बैक साइड होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि रोयो लीफ को तुम ना छोटा सा स्मॉल पीस लेके माइक्रोस्कोप में, अंडर माइक्रोस्कोप में इसको देखो, तो माइक्रोस्कोप में जब तुम देखोगे तो तुमको ऑर्गेनिल्स पैर दिखाई देगा जो ग्रीन इन कलर होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये तो जब तुमने इस लीफ को देखा
अंडर माइक्रोस्कोप, तब तुमको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों ही दिखाई दिया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन शुगर सॉल्ट डाल दिया उस लीफ के ऊपर, ठीक है। फिर उन्होंने वेट किया 5 मिनट्स के बाद, तो क्या दिखाई दिया, उसके बाद उनको दिखाई दिया कि जो सेल्स थे वो किल हो चुके थे, मर चुके थे। क्यों मर चुके थे? क्योंकि तुमने तो उसके ऊपर तुमने सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया। जब तुमने सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया तो वो तो कंसनट्रेटेड होता है, तो वो तो सारे मर गए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ये शो कर रहा है कि जो श्रिंकेज ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, किस कारण से होते हैं? ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट्स होता है। अगर और ये इन्होंने बोला एक से प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो लिविंग सेल्स के अंदर होता है, नॉन लिविंग सेल्स के अंदर नहीं होता। तो ये बोले कि डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, तो नो, प्लाज्मोलाइसिस नॉट अकर इन द डेड सेल्स। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। ये स्लाइड ले लो, स्लाइड में रेडियो लीफ को डाल दो, ठीक है, छोटा सा पीस रेडियो लीफ ले लिया, फिर इसके अंदर ग्लिसरीन डाल दिया, ठीक है, इसको सेल्स को सॉफ्ट करने के लिए। फिर कवर स्लिप डाल दो, कवर स्लिप डालने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में देखो। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसके अंदर तुमको ग्रीन डॉट डॉट से दिखाई देंगे, ऐसे ग्रैन्यूल्स की तरह, ठीक है। इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फिर इन्होंने क्या किया, इस स्लाइड को हटा दिया और फिर इसके ऊपर सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन डालने के बाद फिर उन्होंने कवर स्लिप डाल दिया, 5 मिनट्स वेट किया। फिर उसको माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उसके जो सेल्स थे वो श्रिंक थे, मतलब मर चुके थे, उसमें से प्लाज्मोलाइसिस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मोलाइसिस किस में होता है, सिर्फ लिविंग सेल्स में ही होता है। तो स्टूडेंट्स यही था, ठीक है। सेल वॉल परमिट्स द, ओके, ये यहाँ पर मैंने बता दिया कि एब्जॉर्ब वाटर बाय अपीयर्स डेट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट अ डेड सेल। डेड सेल नहीं करते हैं प्लाज्मोलाइसिस, सिर्फ लिविंग सेल्स ही करते हैं। अब देखो जो सेल वॉल्स है, इसके इंपॉर्टेंट रूल्स देखो, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रूल्स है कि सेल वॉल्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है, जिसके कारण वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी अगर तुम उसको रख दोगे ना तो वो बर्स्ट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं बर्स्ट करेगा? क्योंकि और जो सेल जो स्वेल्स हो जाता है और पानी उसके अंदर जाता है तो प्रेशर क्रिएट करता है। कहाँ पर क्रिएट करता है? सेल वॉल पर करता है, और सेल वॉल सेम प्रेशर क्रिएट करता है सेल्स के अंदर, ठीक है, अगेंस्ट द स्वोलन सेल। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सेल्स होता है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बर्स्ट नहीं करता है, वो आराम से विथस्टैंड कर लेता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बर्स्टिंग नहीं करता है। ये सेल वॉल इस तरह से प्लांट सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। बट इन द केस एनिमल सेल्स में क्या होता है कि एनिमल सेल्स बर्स्ट कर जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने सेल वॉल्स का एग्जांपल दिया कि सेल वॉल किस तरह से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी वो स्टैंड रहता है और सेल्स को वो प्रोटेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो जब हमने बहुत सारी स्लाइड्स देखी तो स्लाइड्स में हमने सेंटर पार्ट भी देखा जो कि डॉट डॉट था, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर भी किया था, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो उन्होंने इस पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि अगर आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स देखना है तो उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन या सैफरनिन सोल्यूशन या मेथिलीन सोल्यूशन को आप डाल के भी देख सकते हैं। आप ये सारे सोल्यूशंस डालेंगे तो ये जब माइक्रोस्कोप में आप जब देखेंगे तो जो सेल्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें स्टेन्स आ जाएंगे, ठीक है, डार्कर कलर में आ जाएंगे, जिसके कारण से वो इजली आप देख सकते हैं। अब मिथिलीन सोल्यूशन जो होता है ब्लूइश इन कलर में होता है, सैफरन सोल्यूशन पिंकिश इन कलर में होता है, आयोडीन सोल्यूशन किस कलर में होता है, पर्पल कलर में होता है। तो आप ये सोल्यूशन अगर आप डालते हैं तो आप एक तरह से सेल्स को स्टेन करते हैं, जो कि आप जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है। फिर यहाँ पे ये एक्टिविटी है,
ठीक है। इन्होंने चिक्स का बताया हुआ है एक्सपेरिमेंट कि चिक्स का जैसे विद द हेल्प ऑफ द स्पून, ठीक है, आइसक्रीम स्पून आता है, उसे अपने चिक्स अंदर के साइड में इनसाइड से, ठीक है, करके अंदर के साइड से हल्का सा चिक से जो सटा हुआ आपका स्लाइवा है, ठीक है, उसको स्टक करना है, उसको निकालना है और उसको फिर से आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। पहले उस ड्रॉप को यहाँ पर रख लीजिए, उसमें फिर ग्लिसरीन डाल लीजिए, ग्लिसरीन डालने के बाद कवर स्लिप इसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। कवर स्लिप डालने के बाद आपको चिक सेल आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर भी चिक सेल का जो शेप एंड साइज होगा वो डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा। Now let's proceed to another paragraph here. Now they want to say कि जब आप न्यूक्लियस जब आप उस स्लाइड को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देख रहे हैं तो आपको जो सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में दिखेंगे, ठीक है। ये जो चिक सेल्स है आपको डिफरेंट होगा अदर से, और उसके अंदर जो डॉट्स पड़े होंगे वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। यहाँ पे देखिए, वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, तो यस वो हमारा क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ये प्रूव कर दिया कि मतलब कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि सेल्स के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर आप देखिए, ये है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये हमारा आउटर कवरिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो अब हम तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, ये इस तरह से डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, ये इस तरह से, और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन जो थ्रेड्स होता है कंडेंस्ड होता है तो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो ये आप क्रोमैटिन थ्रेड्स देख रहे हैं वो हमारा बना होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए भी किसका बना होता है, डीएनए बना होता है फंक्शनल जीन से। किससे बना होता है स्टूडेंट्स, फंक्शनल जीन से। ये देखिए यहाँ पर जो आपका है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए एंड प्रोटीन से क्रोमोसोम बना होता है। और डीएनए एंड प्रोटीन से क्या कौन बना होता है, क्रोमोसोम्स बना होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, और जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र करता है। और ये किसके कारण होता है, डीएनए के अंदर, डीएनए के कारण होता है जिसके अंदर फंक्शनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं। तो जीन्स स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. Chromatin material is visible as an entangled mass of a thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes. Entangled mass means I told you that वो टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से present, entangled mass thread-like structure की तरह present रहता है, ठीक है। और बाद में जब वो डिवाइड होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस का इम्पोर्टेंट रोल्स के बारे में बताया गया है कि न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो सेलुलर रिप्रोडक्शन में तो प्ले करता ही है स्टूडेंट। सेलुलर रिप्रोडक्शन में तो जब एक सेल ना दूसरे दो सेल्स बनाता है तो जो उसका न्यूक्लियस होता है ना वो पहले डिवाइड करता है, तो एक सेल से फिर क्या होता है, दो सेल्स ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से दो सेल्स से बन जाता है। तो द न्यूक्लियस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद देखिए ये एक सेल से कई सेल्स बना देता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सिंगल जो सेल्स है वो टू और न्यू सेल्स बना देता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। और इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेंटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ द सेंटर भी कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड इन डिटरमाइनिंग द वे ऑफ द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म्स इट विल exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। और इस तरह से जो सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होने के कारण जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प करता है प्ले करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में इन्होंने दो चीज़ों को बताया है। सेल्स को स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो किया गया है यूकैरियोटिक में और दूसरा किसमें किया गया है, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसके अंदर जैसे सेल है, ठीक है, तो जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस दोनों ही प्रेजेंट नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे सपोज करो राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स के साइड साइड में क्या ये जो उसकी आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है ना वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स में ये अंदर है। तो उस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियर रीजन एब्सेंट होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड होते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियोलॉइड बोलते हैं। ठीक है, और ओनली न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए एंड डीएनए ओनली फ्यू आर प्रेजेंट, बहुत थोड़े ही प्रेजेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो दोनों में ये अंतर है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बहुत ही पोली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर प्लास्टिड्स भी नहीं प्रेजेंट होता है। तो डेट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ओके, तो यूकैरियोटिक में स्टूडेंट्स एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स वेजिकल्स। स्टूडेंट्स द क्लोरोफिल द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का दिया है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होता है, उसके अंदर मेम्ब्रेन वेजिकल्स मतलब छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पर बैक्टीरिया के इन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये आपका फ्लैजिला है, this one is called the nucleoid outer covering plasma membrane and this one is called the cell wall. Then cell wall is present in the bacteria. आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है साइटोप्लाज्म के बारे में बताया हुआ है। स्टूडेंट साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि साइटोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियस, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो थिक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, ये सारा कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स होते हैं जो कि बहुत
जिसके कारण से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत वेल फंक्शन इसमें परफॉर्म करते हैं। और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो तो आपको मैंने बताया था कि सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स होते हैं जो आउटर कवर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी आउटर कवरिंग जो होती है ये डबल लेयर्ड होती है और इसमें यहाँ पर आपका मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में ये सारा कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियर रीजन ये सारा कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, जिससे यूकैरियोटिक सेल्स ये इसको अलग कर देते हैं। यहाँ पर अनदर एग्जांपल इन्होंने वायरस का एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स। वायरस सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग बॉर्डर लाइन पर रखते हैं, मतलब उसको लिविंग थिंग भी कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये वायरस किसी बॉडी के अंदर जाता है तो तब जाके वो अपने सेल्स को डिवाइड करता है, तब जाके वो लिविंग होता है। जब वो बॉडी की लिविंग बॉडी के बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग थिंग रहता है, वो वहाँ पर वो सेल्स को अपने सेल्स को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है जिसमें जाके वो अपने सेल्स को डिवाइड कर सकता है, इसलिए उसको बॉर्डर लाइन पर रखा जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि सेल ऑर्गेनेल्स है स्टूडेंट। सेल ऑर्गेनेल्स मैंने पहले बताया कि सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। और यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स है यहाँ पर देखिए दे रखा है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, जो मल्टी सेलुलर सेल्स जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो भी बहुत ही अगर वो परफॉर्म करती हैं फंक्शंस तो सिर्फ ये सेल ऑर्गेनेल्स के कारण ही परफॉर्म कर पाती हैं। और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, ठीक है, कैसे होती है मेम्ब्रेन बॉन्ड लेटर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ऑर्गेनेल्स कहलाती हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फर्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सेल्स है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस के पास में ही होता है और ये ट्यूबलैक स्ट्रक्चर्स की तरह होता है, राउंड भी होता है, ठीक है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपका ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, RER और SER पे डिवाइड किया गया है। RER जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, SER क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्टूडेंट जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एंडोप्लाज्मिक का तो ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया कि है, ये इस तरह से होता है, न्यूक्लियर पोर के पास में होता है। तो उसका जो स्टार्टिंग RER है ना तो रफ होता है, वो इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्यों होता है रफ? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। और ये राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो एक तरह से बोला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है किसको बनाने में हेल्प करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए SER है, SER जो होता है एकदम स्मूथ होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम चिकना है। तो SER जो होता है वो लिपिड्स बनाने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे SER क्या बना रहा है? लिपिड्स बना रहा है। RER क्या बना रहा है? राइबोसोम्स बना रहा है। तो लिपिड्स एंड राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स हेल्प्स कर रहा है किसमें फॉर्मेशन में? वो प्रोटीन, सॉरी ये जो RER है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये राइबोसोम्स किसमें हेल्प कर रहा है? प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन जब दोनों मिल जाते हैं तो वो सेल्स की आउटर कवरिंग जिसको जो हमने बोला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ये
हेल्प करता है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस करते हैं, जो कि हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में, ये हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं, एंजाइम्स को भी रिलीज करते थे। इस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको दिखाई देंगी, बट ये दो तरह के होते हैं, एक SCR होता है, एक RER होता है। SCR लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है, RER प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ ए राइबोसोम्स। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर दे रखा है। एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके साइड में देखिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका क्या है, ये सारे आपका साइटोप्लाज्म है। इसमें देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेंट्रोल है, सेंट्रोल आपका सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होता है। लाइजोसोम्स है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्म। तो आपने देखिए इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो डिफरेंसेस आती हैं तो कुछ ऑर्गेनेल्स को लेके आती हैं जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे ER का क्या काम है। ER एक चैनल की तरह है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया ना ट्यूबुल्स लाइक है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। ठीक, जैसे प्रोटीन्स बनाया तो साइटोप्लाज्म में डालता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखिए द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर्स स्पेशली बिटवीन द ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर। तो ER जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी देता है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी देता है, जिसमें सरफेस भी प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए SCR का भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि SCR क्या करते हैं कि बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करने में हेल्प करता है। जितने भी पॉइजनस चीज़ें हैं, ड्रग्स है, हमारे बॉडी से निकालने में ये हेल्प करता है। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कॉल्ड द वर्टिब्रेट्स, SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल्स मीन्स इंपॉर्टेंट रोल in detoxifying many poison students. तो this is all about your RER and SCR। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है प्लांट सेल्स का, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस इनका साइड में होता है। वैक्यूल्स यहाँ पे, वैक्यूल्स इसलिए साइड इधर होता है क्योंकि वैक्यूल्स लार्ज इन साइज में होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स। और यहाँ पर प्लांट्स जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। कुछ चीज़ें जैसे क्लोरोप्लास्ट देखो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। सेल वॉल भी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका डायग्राम प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे इन्होंने गोल्जी एपरेटस के बारे में स्टूडेंट्स बताया। तो गोल्जी एपरेटस जो है ये भी आपका एक ऑर्गेनेल्स है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इनको कैमलियो गोल्जी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। ये किस तरह से होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेजिकल्स होता है, फ्लैटेंड सेक्शन द गोल गोल शेप में होते हैं और ये जो होता है ये एक दूसरे पैरेलल में होता है, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। वो इस तरह से स्ट्रक्चर में होते हैं, इस तरह से देखो ये पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। सिस्टर्न्स मतलब वेजिकल्स लाइक यहाँ पर होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका गोल्जी एपरेटस है, इसका काम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। दिस मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम।
और ये गोल्जी एम्परेटस जो होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही अटैच होता है। इनका भी काम क्या होता है? इनका काम होता है फूड मटेरियल को पैक करना और डिस्पेस्ड करना। देखिए यहाँ पर द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईयर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खाना बनाता है, प्रोटीन बना रहा है, लिपिड्स बना रहे हैं, उस खाना को ये क्या करता है? पैक करके डिस्पेस करता है वेरियस ऑर्गन्स जो है, वेरियस पार्ट ऑफ द सेल्स में, ये वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस छोटे छोटे बैग्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं ना, ये इनको हम सिस बोलते हैं, जो बैग लाइक की तरह निकल आते हैं। लेकिन ये अरेंज कैसे होते हैं? सिस्टर्न्स वेज में होते हैं, जिसको हम पैरेलल में ये इस तरह से पड़े रहते हैं। तो गोल्जी एपरेटस खाना को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, ठीक है, इनका फंक्शन ये भी है कि खाना को स्टोर करते हैं, मॉडिफिकेशन में कर, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेजिकल्स। वेजिकल्स मैंने बताया ना, छोटे छोटे स्मॉल पाउच की तरह सेक्स लाइक होते हैं। अब यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम अ सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो यहाँ पर प्ले कर रहा है गोल्जी एपरेटस, ये है कि यह लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। लाइसोसोम सब क्या है? ये भी एक तरह का ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, ये कैमरन गोल्जी साइंटिस्ट के बारे में सारा बताया हुआ है, इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया है। अब यहाँ पे देखो लाइसोसोम्स है। अब लाइसोसोम्स क्या है स्टूडेंट्स? लाइसोसोम्स भी सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं और वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल सिस्टम भी, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अब ये भी देख लीजिए यहाँ पर। अब देखो लाइसोसोम्स जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है। सैक्स मतलब छोटा सा बोरी, सैक्स एक्चुअली बोरी को कहते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पर बोरी वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते ना, बैग वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये छोटे छोटे से इस तरह से होते हैं, ठीक है। और इन सैक्स में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेल्स के अंदर, सपोज करो ये सेल्स है, ये साइटोप्लाज्म में अगर कोई भी सेल्स जो होता है बर्स्ट कर गया, या कोई ऑर्गेनिज बर्स्ट कर गया, या फिर वॉर्न आउट हो गया, टोन आउट हो गया, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? वहाँ पर जाके उसको खा लेता है, उसको क्लीन कर देता है। इट हेल्प्स इन द क्लीनिंग। तभी ये बोला जाता है कि सेल्स के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल आता है उसको डिस्पोज करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल इसके अंदर एंटर कर गया, ठीक है, सेल्स के अंदर एंटर कर गया, तो वो लाइसोसोम उसको डिकम्पोज कर देता है। वो किस कैसे कंपोज करते हैं? ब्रेक कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब बैक्टीरिया तो बड़ा ही साइज में होगा ना, इसको अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको ब्रेक करके छोटे छोटे फॉर्म में करके फिर इसको बाहर आउट कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि, और ये जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये इजली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक कर देता है। मतलब कभी भी कोई भी अगर बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स अगर इस सेल्स के अंदर घुस जाते हैं तो उसको ये इजली ब्रेक कर देगा, इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। और कभी कभी ये अपनी कभी इसको अपनी भूख लगती है या अपने ही सेल्स को देखता है कि उसका टर्न आउट हो गया है या वॉर्न आउट हो गया है, तो वो अपनी ही सेल्स को ब्रेक कर देता है और उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, ठीक है, और उसको फिर वो अपने ही सेल्स को वो डाइजेस्ट कर देता है, बर्स्ट करके अपने लाइसोसोम्स, यहाँ पे देखो लिखा भी है, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। उसका एंजाइम जो अपनी ही सेल को खा जाता है, इस कारण से इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरह का ऑर्गेनेल्स है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ये जितना भी टॉपिक मैंने बताया है भी आपको, इसको मैंने इंग्लिश में भी बताया है, इंग्लिश की भी अलग अलग डिफरेंट वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, इस चैप्टर की डिफरेंट पार्ट्स हैं।
और जितने भी पार्ट्स मैंने इंग्लिश में बनाया है उसका मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है एक ही वीडियो में। तो जितना भी आपने ये टॉपिक सभी देखा, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इसको मैंने इंग्लिश में बनाया है। आप चाहे तो इंग्लिश वीडियो भी देख सकते हैं मेरा, और इसको मैंने हिंदी में भी बना दिया है अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। आपको जो लैंग्वेज पसंद है, इंग्लिश और हिंदी, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगी, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार इसको आप थॉरली रीडिंग कीजिए, सेल्फ रीडिंग कीजिए, तब आप बेटर समझेंगे और इजी होगा आपको समझने में। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।